हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सम इम्पॉर्टेंट वैलेंसी फैक्टर्स एंड रिडॉक्स टाइट्रेशन को। उससे पहले हम एक कंसेप्ट रिवाइज कर लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में किया था, एंड दैट इज़ व्हेन ओनली वन एटम इज़ ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड पर मॉलिक्यूल। तो मैंने आपको बताया था कि जो वैलेंसी फैक्टर हम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। मॉड लगाएंगे पहले, फिर नंबर ऑफ़ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड। यहाँ पे Mn का एक ही एटम है इसलिए मैंने यहाँ 1 लिखा, इनटू करेंगे किस और फिर ब्रैकेट लगाएंगे और फिर क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इन रिएक्टेंट साइड माइनस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इन प्रोडक्ट साइड, और फिर मॉड लगा के बंद कर देंगे। तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, हमारे पास वैलेंसी फैक्टर आ जाएगा। तो ऐसे हम वैलेंसी फैक्टर निकाल रहे थे जब हम एक ऐसे मॉलिक्यूल को देख रहे थे जिसमें सिर्फ एक ही एटम ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा है। तो अगर आप देखें KMnO4 जो है वो Mn+2 बना रहा है इस रिएक्शन में, और इसमें इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आ रहा है, 5। सिमिलरली आज हमें इन्हीं इम्पॉर्टेंट वैलेंसी फैक्टर्स को याद करना है। देखिए दोबारा से KMnO4 आ गया, ठीक है, और ये क्या बना रहा है, Mn+2। तो हमने अभी जस्ट ऊपर देखा कि ये इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आ रहा था, 5 आ रहा था। आपको ये याद रखना है कि KMnO4 एसिडिक मीडियम में Mn+2 बनाता है, वीकली बेसिक मीडियम में MnO2 बनाता है, और स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम में MnO4 2 नेगेटिव बनाता है। अगर आप इसका वैलेंसी फैक्टर फाइंड आउट करेंगे ऊपर वाले मेथड से जो मैंने आपको जस्ट अभी रिवाइज कराया, तो एसिडिक मीडियम में वैलेंसी फैक्टर आएगा 5, बेसिक मीडियम में आएगा 3 एंड स्ट्रॉन्गली बेसिक में आएगा 1। सिमिलरली जो K2Cr2O7 होता है वो एसिडिक मीडियम में Cr+3 में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसका जो वैलेंसी फैक्टर आता है वो आता है 6। ये भी सेम मेथड से ही आएगा जैसे मैंने अभी रिवाइज कराया है मेथड, उसी मेथड से इसका F=6 भी आ जाएगा। नाउ थर्ड पॉइंट इज H2C2O4 जो होता है वो CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, और इसकी वैलेंसी फैक्टर कितना आता है, 2 आता है। अब जो Fe+2 है जब वो Fe+3 में कन्वर्ट होगा तो उसका वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा, 1 आएगा। FeC2O4 जो होता है उसका वैलेंसी फैक्टर कितना आता है, 3 आता है। नेक्स्ट आते हैं Cl2 और Br2। इन सब के वैलेंसी फैक्टर जो मैंने ऊपर मेथड बताया है अभी जस्ट, उसकी हेल्प से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने सीधा डायरेक्टली लिख के ले आई हूँ ताकि इजी हो, और आपको डायरेक्ट याद होगा अगर तो ज़्यादा बेहतर होगा, रादर देन फाइंडिंग आउट। आप इसको याद ही रखें। जैसे कि मैंने FeC2O4 का निकालना भी सिखाया था इस वाले का, शायद अपने पिछले लेक्चर में, देख लेते हैं एक बार। यस, ये रहा FeC2O4 Fe+3 और CO2 बना रहा है, और इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आ रहा था हमारे पास, 3 आ रहा था। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है कि FeC2O4 का वैलेंसी फैक्टर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। सिमिलरली Cl2 और Br2 जो होता है वो जैसे Cl2 जो है वो एसिडिक मीडियम में Cl- बना लेता है, और इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आ जाता है, 2। सिमिलरली बेसिक मीडियम में Cl2 और Br2 जो होते हैं उनके वैलेंसी फैक्टर आते हैं 5/3। 5/3 भी शायद मैंने निकालना सिखाया था आपको अपने पिछले ही लेक्चर में, देख लेते हैं। यस, तो देखिए ये वाली रिएक्शन, इसमें क्या है, Cl2 जो है वो बेसिक मीडियम में Cl- और ClO3- बना रहा है, और इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आ रखा है, 5/3। तो ये आपको याद भी होना चाहिए, इसीलिए मैं डायरेक्टली लिख के ले आई हूँ। निकाल भी सकते हैं आप पेपर के टाइम पे, बट अगर आपको याद होगा तो इट विल सेव योर टाइम। तो बेसिक मीडियम में F की वैल्यू क्या आ जाती है, 5/3 आ जाती है। I नेगेटिव को देखें तो वो एसिडिक मीडियम में I2 बनाता है, और इसका वैलेंसी फैक्टर आता है 1।
बेसिक मीडियम में IO3 नेगेटिव बनाते हैं और इसका वैलेंसी फैक्टर आता है 6। अगर किसी को ये नहीं समझ आ रहा कि इसके वैलेंसी फैक्टर ये कैसे आ रहे हैं तो वो मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने निकालना सिखाया है कि वैलेंसी फैक्टर को कैसे निकालते हैं। या मैंने इस लेक्चर के भी स्टार्टिंग में आपको रिवाइज़ करा दिया है कि मैंने वैलेंसी फैक्टर कैसे निकाला है। जब Ag प्लस Ag बनाता है तो जो उसका वैलेंसी फैक्टर आता है वो होता है 1। नाउ जो H2O2 होता है, अगर उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो O2 बनाता है, और अगर उसका रिडक्शन हो रहा है तो वो H2O बनाता है। अब आपको ये याद रखना है कि डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन वाला केस मैंने आपको सब सिखाया था पिछले लेक्चर में। हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल रिएक्शन का एफ फैक्टर निकाल लेते हैं, वैलेंसी फैक्टर निकाल लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, वैलेंसी फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन वैलेंसी फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन इनटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ रिडक्शन अपॉन वैलेंसी फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस वैलेंसी फैक्टर ऑफ रिडक्शन। ये फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने ये अप्लाई कर रखा है, 2 × 2 अपॉन 2 + 2। ये 2 कहाँ से आया, यहाँ से आया, ये 2 ये वाले हैं, तो 4/4 आ गया और 4 से कट के 1 आ गया आंसर। तो ये मैंने आपको केस पिछली बार भी एक्सप्लेन किया था पिछले लेक्चर में, जिसमें मैंने डिसप्रपोर्शनेशन एक्सप्लेन किया है। उसमें देखिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है, तो यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे भी लिखा है, ये वाला, और यही इसी को सॉल्व किया है। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इन डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन HClO3 giving HClO4 plus Cl2 plus O2 and H2O. Find equivalent mass of oxidizing agent. अब आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे इक्विवेलेंट मास तो पूछा है, बट किसका पूछा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पूछा है। ठीक है, तो आपको पता है कि ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, इसमें क्लोरीन +5 से इसमें +7 में जा रहा है, और यहाँ पे +5 से 0 में जा रहा है, यानी कि क्लोरीन का ही ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और क्लोरीन का ही रिडक्शन भी हो रहा है। तो HClO3 यहाँ पे एक्ट एज अ बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। बट हमें किसका इक्विवेलेंट मास निकालना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होता है जो खुद को रिड्यूस करे। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि HClO3 किस रिएक्शन में खुद को रिड्यूस कर रहा है, ऊपर वाली में या फिर नीचे वाली में। ऑब्वियसली नीचे वाली में खुद को रिड्यूस कर रहा है, तो दैट मीन्स हमें इस रिएक्शन का वैलेंसी फैक्टर निकाल के फिर मोलर मास को वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड करके इक्विवेलेंट मास निकालना है। तो HClO3 और Cl2, अगर हम देखें इसका वैलेंसी फैक्टर निकालें तो Cl के कितने एटम हैं, सबसे पहले हम लगाएंगे मॉड लगाएंगे, फिर देखेंगे Cl के कितने एटम हैं, ओनली 1, फिर देखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl इन रिएक्टेंट साइड, तो वो है 5, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl2 इन प्रोडक्ट साइड, दैट इज 0। तो आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। तो ऐसे हमने इसका वैलेंसी फैक्टर निकाला, फिर हमने 85 जो मोलर मास था उसको वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड किया, और जो आंसर आया वो हमारे पास क्या आ गया, इक्विवेलेंट मास आ गया। इसमें हम ये वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई करेंगे, ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं अप्लाई करेंगे, हालांकि ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का ही क्वेश्चन है, पर हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसमें पूछा है इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह जो रोल प्ले कर रहा है उसी का हमें इक्विवेलेंट मास निकालना है। नेक्स्ट इज रिडॉक्स टाइट्रेशन। रिडॉक्स टाइट्रेशन से रिलेटेड जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो उसका एक स्ट्रेटेजी होती है सॉल्व करने की। आपको क्या करना होता है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट को ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से इक्वेट करना होता है। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, N1V1 एंड N2V2। हमें पता है
कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन में वॉल्यूम, ये हमें बात पता है। तो ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा, NV के बराबर हो जाएगा। और हमें ये भी पता है कि ग्राम इक्विवेलेंट का एक और फॉर्मूला होता है, दैट इज़ मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो मैंने यही लिखा है कि N1V1 इज इक्वल टू N2V2 and mole of reducing agent into valency factor is equal to mole of oxidizing agent into valency factor of oxidizing agent। मतलब कि जो N1V1 है वो N2V2 के बराबर है और ये किसके बराबर है, मोल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इंटू F एंड मोल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इंटू वैलेंसी फैक्टर। अब जैसे अगर हम एक क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ FeC2O4 आर रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली रिएक्ट विद 0.1 नॉर्मेलिटी 300 ml K2Cr2O7 सॉल्यूशन। तो अब आपको क्या करना है, सिंपली मैंने आपको बताया कि इसमें स्ट्रेटेजी क्या होती है, ग्राम इक्विवेलेंट को इक्वेट करना होता है। किन के ग्राम इक्विवेलेंट को इक्वेट करना होता है, जो भी हमें रिएक्टेंट साइड दिए हैं, मतलब FeC2O4 गिवन है और K2Cr2O7 गिवन है, तो इन दोनों के हमें ग्राम इक्विवेलेंट को इक्वेट कर देना है। अब ग्राम इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला होता है, एक तो होता है मोल्स इनटू N फैक्टर। अब FeC2O4 में हम या ग्राम इक्विवेलेंट को निकालने के दो फॉर्मूले थे, या तो हम N इंटू V कर दें या फिर हम मोल इंटू F फैक्टर कर दें। तो ये दो फॉर्मूले अवेलेबल होते हैं। अब हम अपने देखेंगे कि हमें कौन सा लगाना है। जैसे हमसे क्या पूछा है, मोल्स ऑफ FeC2O4 पूछा है, तो हम मोल्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे ग्राम इक्विवेलेंट का, किसके लिए, FeC2O4 के लिए। मोल्स वाला फॉर्मूला क्या कहता है, मोल ऑफ एजेंट इनटू वैलेंसी फैक्टर। अभी मैंने इंपॉर्टेंट वैलेंसी फैक्टर्स में FeC2O4 का वैलेंसी फैक्टर आपको 3 लिखवाया, तो 3 इंटू मोल्स विल बी इक्वल टू किसके बराबर, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7। देखिए ये वाली साइड तो क्या आ गई, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ FeC2O4, और इस साइड भी हमें क्या लाना है, ग्राम इक्विवेलेंट। बट किसका ग्राम इक्विवेलेंट, इस टाइम हमें किसका ग्राम इक्विवेलेंट लाना है, K2Cr2O7 का। हमें क्या डाटा दे रखा है, हमें दे रखा है नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम, तो हम इसमें क्या कर देंगे, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स। तो आंसर जो आएगा मोल्स, जो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 3 इंटू मोल्स इज इक्वल टू 0.1 इंटू 300/1000 को, तो मोल्स जो हमारे पास निकल के आएंगे वो होंगे 0.01 मोल्स। तो ऐसे हमने करना है सॉल्व रिडॉक्स टाइट्रेशन के क्वेश्चंस को। मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ कि करना क्या है। हमें क्या करना है, सिर्फ ग्राम इक्विवेलेंट को इक्वेट करना है। ग्राम इक्विवेलेंट के दो मेथड होते हैं निकालने के, या तो हम N इंटू V कर दें या फिर मोल इंटू N फैक्टर वैलेंसी फैक्टर कर दें। अब हमें जैसे इसमें मोल्स ऑफ FeC2O4 पूछा है, तो हम इसका ग्राम इक्विवेलेंट लिखने के लिए मोल वाला मेथड यूज़ कर लेंगे। और क्योंकि हमें K2Cr2O7 में हमें नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम गिवन है, तो इसमें हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे और इन दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। तो हमारे मोल्स क्या आ जाएंगे, 0.01 मोल। So with this we come to end of today's lecture. Thank you for watching my video. Stay tuned for upcoming ones. Bye bye.